नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि जब से चेतना का विकास हुआ तब से ही भाषा और साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास निरंतर जारी रहा। हमने यह देखा कि अपने यहाँ पहला सार्थक ऐतिहासिक और प्रमाणिक प्रयास भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। यूनान में अरस्तु ने अपने पेरीपोएटिक्स में किया। तब से वह परंपरा आज तक चल रही है। तो उन सभी प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं पर हम लोग संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो हम यह भी जानते हैं कि अपनी हिंदी का विकास या हम लोग की जो हिंदी आई है वो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से चलते हुए आई है। तो और हमारे लिए ज्ञान का आदि स्रोत संस्कृत है। तो मध्यकाल तक काव्य की भाषा संस्कृत बनी रही। क्षेत्रीय और स्थानीय हिंदी की भाषाओं का भी उद्भव उस काल में होता है। तो हम लोग विरासत से प्राप्त संस्कृत की परिभाषाओं का पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन रीति परंपरा के काव्य शास्त्रियों की परिभाषाओं पर भी विचार करेंगे और आधुनिक काल की परिभाषाओं पर भी विचार करेंगे और इसके साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की भाषाओं पर भी विचार करेंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वाधिक प्रचलित यद्यपि विवादास्पद भी और लगभग पूर्णता को प्राप्त परिभाषा मम्मट ने दी है अपने काव्य प्रकाश में। और उन्होंने कहा कि तत् अदोषौ, संधि करके मैं बता रहा हूँ जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा, तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति सगुण अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द और अर्थ के उस संबंध को काव्य कहते हैं जिसमें अदोष हो, अ माने नहीं, जिसमें दोष न हो, सगुण यानी कि गुण सहित हो, अलंकार से युक्त भी हो और न अलंकृत भी हो, यानी कि अलंकार कोई बहुत जरूरी नहीं है, अलंकार न भी हो तो भी काम चलेगा। तो दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। यद्यपि इस पर आलोचकों ने भाव पक्ष यानी कि रस की अवहेलना का आरोप लगाया और बावजूद यह परिभाषा पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जब शब्द हैं और वे अर्थवान हैं तो अर्थ का मतलब सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता है, वरन अर्थ का मतलब भी होता है। मतलब का मतलब कि यानी कि वह आपसे संबंधित भी होता है। संबंधित यानी कि सुख दुख के, हास्य के,
करुणा के, रति के, जो भक्ति के भाव होते हैं उसको भी वह अर्थवत्ता प्रदान करता है। इस दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो यह इसमें काव्य के समस्त अंगों का, दोनों पक्षों का, कला पक्ष और भाव पक्ष, काव्य के दो पक्ष जो होते हैं विचार करेंगे, उनका भी इसमें उल्लेख है। यद्यपि इनके पहले बावन ने काव्यालंकार सूत्र लिखा और काव्यालंकार सूत्र में उन्होंने काव्य की छोटी छोटी जो है परिभाषाएं दी और उसमें क्या कहा उन्होंने, काव्य ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार सदोष गुणा अलंकार हनादानाभ्याम, यानी कि काव्य जो होता है अलंकरण के यानी कि अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। और अलंकार क्या है, तो सौंदर्य ही अलंकार है। और काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति दोषों के त्याग से और गुणों एवं अलंकारों के ग्रहण से होती है। तो इस परिभाषा में दोष यही है कि इन्होंने अलंकार या प्रदर्शन प्रियता को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। कला पक्ष के अंतर्गत सिर्फ अलंकार ही नहीं है जिसका इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। वैसे ही दंडी हुए और दंडी ने काव्यादर्श लिखा और काव्यादर्श में उन्होंने कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली, यानी कि अभीष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य है, यानी कि वह काव्य का शरीर है। तो और इसके बाद भामह हुए और भामह ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का साथ साथ होना, सहभाव के साथ होना काव्य है। इसके बाद कुंतक आते हैं। तो कुंतक की रचना का नाम वक्रोक्ति जीवितम है और ये भी काव्य में चमत्कार के हिमायती रहे हैं। और इनकी परिभाषा है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम ताद विह्लाद कारिणी, अर्थात काव्य वह परस्पर संबद्ध शब्दार्थ है जो वक्र व्यापार से युक्त तथा विदग्धों को आह्लाद देने वाला है। और इनके बाद लोकप्रिय परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी। विश्वनाथ ने परिभाषा दी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि यह भी पूर्ण परिभाषा में से एक है। चूँकि तीन ही आचार्यों की परिभाषाओं को सर्वाधिक मान्यता मिली, एक मम्मट, दूसरे आचार्य विश्वनाथ और तीसरे पंडितराज जगन्नाथ। तो इनकी जो परिभाषा है तो इसमें वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं। वाक्य के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं और वह वाक्य कैसा होगा, रसात्मक होगा। रसात्मक है यानी कि उसमें भाव है और वाक्य है इसका मतलब वह शब्द से युक्त है। जब वाक्य है तो सार्थक पदों का ही समूह है। तो इस प्रकार इसमें कला पक्ष यानी कि भाषा पक्ष और भाव पक्ष दोनों का समयक समायोजन किया गया है। तो इस भांति इस परिभाषा को भी सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। उसके बाद
परिभाषित काव्य को परिभाषित किया पंडित राज जगन्नाथ ने। उनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर और वे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ये न नहीं है, अण है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ, रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाले, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द काव्य है। अब यहाँ पर रमणीय का अर्थ वे लगाते हैं कि काव्यानंद रमणीय अर्थ देता है और रमणीय अर्थ यानी कि रमण यानी कि रति क्रिया में और जो है सुख और महासुख की जो है अपने यहाँ अवधारणा रही है। तो काव्य जो है ये सांसारिक रमण वाला जो है सुख न दे करके ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्रदान करता है, जिसको काव्यानंद कहते हैं। यानी कि काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद कैसा है? ब्रह्मानंद सहोदर, यानी कि जिससे ब्रह्म की प्राप्ति जैसा आनंद होता है वह जो है काव्यानंद सहोदर है। तो मूल रूप से संस्कृत के आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं यही हैं और अब हम लोग इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लें। तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, हम लोग पढ़े काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र। तो काव्यालंकार सूत्र किसका हम लोगों ने जो देखा? वामन का। वामन का काव्यालंकार सूत्र है। और काव्यालंकार किसकी रचना है? तो भामा की। और काव्यादर्श दंडी की। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? नाट्य शास्त्र डी। और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? मम्मट नहीं, भामा, आचार्य भरत है। सही विकल्प आचार्य भरत। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन किसका कथन है? भर्तृहरि का। और यह कहाँ पर है? नीति शतकम में है। उसके बाद अगला प्रश्न, आचार्य भर्तृहरि के ग्रंथ का नाम है। तो अभी तो हम लोग जो है नीति शतकम देख लिए कि नीति शतकम में ही साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन की बात किए हैं। तो वाक्य पदियम भी उन्हीं का ग्रंथ है और वैराग्य शतक भी उन्होंने ही लिखा है। तो इस तरीके से सभी जो है विकल्प इसमें सही हैं। तो घ। अगला प्रश्न, आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्यालंकार भामा का है। काव्यादर्श किसका है? दंडी का है। काव्यालंकार सूत्र वामन का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो सही उत्तर क्या होगा कि आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखें साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न, आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्यादर्श। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? रस गंगाधर। अगला प्रश्न, आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो वामन के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र है। देखिए चारों एक ही ना जैसा नाम मिलता है और इसको जो है बारीकी से जो है ध्यान में रखिएगा, गच्चे नहीं तो गच्चा खा जाइएगा। और दूसरा भाव यह भी रहा है इसको रखने का कि मध्यकाल तक या प्राचीन काल में अपने यहाँ साहित्य को भी काव्य के अंतर्गत या काव्य का पर्याय माना जाते रहा है। तो काव्यालंकार सूत्र। अगला प्रश्न, आचार्य भामा किनके समकालीन माने जाते हैं? आचार्य भामा तो मम्मट तो बाद के हैं, यास्क 600 ईस्वी पूर्व के हैं और अभिनव गुप्त 6ठी से लेकर के 8वीं शताब्दी के आसपास हैं। और आचार्य भामा भी यद्यपि 6ठी शताब्दी में हैं, मगर इनको सम्मान देने के लिए इनको वेद व्यास का समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य आनंद वर्धन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रशंसक रहे हैं और इन्होंने ध्वन्यालोक लिखा। सही उत्तर ध्वन्यालोक। आचार्य मम्मट के काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभी हम लोग देखें
काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक के काव्य ग्रंथ का नाम, पढ़ लिए वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य अभिनव गुप्त के काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभिनव, नाम देखते ही समझ लीजिए, इनके ग्रंथ का नाम अभिनव भारती। आचार्य रुयक के ग्रंथ का नाम क्या है? तो रुयक जो एक अलंकार शास्त्री थे, अलंकार के हिमायती थे, तो ये तो नहीं अभी बताया, मगर इसका जो है सही उत्तर ग है, अलंकार सर्वस्व। उसके बाद कालक्रम से सजाएं। आचार्य भामह का काल है 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी, तो ये पहले हो जाते हैं, क्रम से ही रख दिया हूँ, क्रम भी रख दिया हूँ। तो सही विकल्प 3 में क, उसके बाद ग, उसके बाद ख और उसके बाद घ, तो सही विकल्प 3। अगला प्रश्न, सही कालक्रम के अनुसार सजाएं। ऐसे चूंकि प्रश्न आते हैं तो, और मैं तारीख भी साथ देते चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो आचार्य वर्धन देख रहे हैं 850 में है, ये 1100 में है, ये 1400 और 1590, तो आपको उनके काल को भी जो है याद रखना होगा, उद्भव काल, उत्पत्ति काल को। तो उत्तर हो जाएगा क के बाद ग के बाद ख और घ, क ग ख घ, क ग ख घ, तो सही उत्तर 4। अगला प्रश्न, हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात किनसे माना जाता है? तो अभी तो हम लोग संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उल्लेख कर रहे थे, अब हिंदी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का आरंभ कृपाराम से होता है और इन्होंने हित तरंगिणी नामक काव्य ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न, हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपाराम से होता है, इनकी रचना का नाम हित तरंगिणी है। तो यहाँ भी जान लें, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कवि प्रिया किन की रचना है? तो केशवदास की। रसिक प्रिया किन की रचना है? तो केशवदास की ही है। और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, तो सही उत्तर हित तरंगिणी। अगला प्रश्न, हिंदी में रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसमें विरोध है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि चिंतामणि के काव्य कल्पद्रुम से हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य परंपरा का आरंभ होता है, क्योंकि इनके पहले जो केशवदास हुए लगभग 250 वर्ष पहले, जो भक्ति काल के मूल रूप से कवि हैं, यद्यपि उसी भक्ति काल में ही इन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की थी। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी परंपरा में न चल करके चिंतामणि के द्वारा रचित काव्य कल्पद्रुम की काव्य शास्त्रीय परंपरा के आधार पर रीति काल का विकास होता है, तो इसलिए चिंतामणि हैं। और अन्य काव्य शास्त्री और आलोचक केशवदास को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार रसिक प्रिया और कवि प्रिया लिख करके रीति काव्य की परंपरा का आरंभ किया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों विकल्प एक साथ नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो उसमें यह उल्लिखित रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो उस स्थिति में आप लोग चिंतामणि पर टिक लगाइएगा या ख का गोला गोल कीजिएगा। तो अभी इतना ही, फिर आगे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।